धमकी पर। जो गैस जो लोगों को जिंदगी देती है, लेकिन उसकी कम ही कोरोना मरीजों की मौत का सबब बनती जा रही है। तो आपको बता दें, ये कौशल किशोर सांसद हैं बीजेपी के, जिन्होंने आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने की धमकी दे दी। आपको बता दें, लगातार जो इस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद अब जो होम आइसोलेट हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज रख रहे हैं और धरने की धमकी दे चुके हैं। जो गैस लोगों की जिंदगी देती है, लेकिन उसकी कमी ही कोरोना के मरीजों की मौत की वजह बनती जा रही है। देश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, कहीं भी चले जाइए, हर तरफ ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत है। हाहाकार मचा है। पहले तो सिर्फ मरीज और तीमारदार परेशान होते थे, लेकिन अब ऑक्सीजन की किल्लत से जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी सांसद कौशल किशोर भी झल्ला उठे हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर ने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते हुए धरना देने की धमकी दी है। उन्होंने राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई सारे सवाल उठाए। कौशल किशोर ने शनिवार को वीडियो जारी करते हुए कहा, घर में आइसोलेट लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन प्लांट पर लोग घंटों लाइन पर खड़े हैं। लगातार उनके पास आम जनता के फोन आ रहे हैं। से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। वहीं दिल्ली के एक और अस्पताल से दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 20 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के एमडी ने जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की कमी से गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत हो गई। शुक्रवार शाम को इन मरीजों को ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना दम तोड़ दिया। इंटरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ कि यार एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो। जो ठीक हो रहे हैं अच्छी बात है, मैं भगवान से कहता हूँ अच्छा हुआ ठीक हो, और जो नहीं हो रहे उनको भगवान करे कोरोना ना हो। लेकिन जो क्रिटिकली पेशेंट हैं उनको सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन बेसिक नेसेसिटी तो फुलफिल करें, नहीं तो फिर छोड़ दें, उम्मीद छोड़ देना, बोल दे कि हमारे हाथ में नहीं है, अपने घर पे बैठ के मरते रहो आप। 9:15 बजे मैं उनको कस्टर्ड खिला के गई हूँ। उनकी 91 सैचुरेशन चल रही थी, वो ठीक थे। और 1:30 बजे फ़ोन आता कि उनका हार्ट सिंक कर रहा है। उनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको बीपी था ना शुगर था। उनका एक्सरे भी बहुत क्लियर आया था इस बार। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया। 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे इकट्ठे। रात को 10 बजे मिलके भी गए हैं। जो इन्होंने इंजेक्शन बोला, प्लाज्मा बोला, सब दिया, सब ठीक चल रहा था। सुबह मैसेज आ जाता जी आपके वो तो उनका हार्ट काम नहीं कर रहा जी। हम आए, हमने कहा देखा, चलो अभी हार्ट काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं,
लेकिन जब हमें पता चला कि डॉक्टरों से कि यहाँ हुआ क्या है, 23 पेशेंट मोर्चरी में मरे पड़े हैं और जो यहाँ हमारी मिसिज पड़ी है वहाँ पे देखा कि 6-7 और पड़े हुए हैं। हमने पूछा, फिर उन्होंने माना कि 11:10 से 12 बजे तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम सिलेंडर से दे रहे थे, पंप कर रहे थे। NIV पे पेशेंट है, वो कैसे करेगा? 6 लाख रुपया मैंने लगा दिया। मैं 2 लाख और लगा देता, अगर 2 सिलेंडर देते तो मैं अपने घर से ला देता 2 सिलेंडर। 6 लाख रुपया लगा दिया। इनको शर्म नहीं आती? बिना ऑक्सीजन के आदमी कैसे मरता है? मछली को लगाओ ना पानी के बाहर, कैसे तड़प के मरती है, ऐसे यहाँ पे 20 पेशेंट मरे हैं। और जो ये मास डेथ हुई है, इसके लिए तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट डॉक्टर। अरे जो ऑक्सीजन को रखता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज कैपेसिटी बताता है, यूटिलाइजेशन बताता है, पर डे कितना चलेगा वो भी जिम्मेवार है। और उसके मालिक ने या उसके सीनियर ने या MD ने, डायरेक्टर ने नहीं देखा, वो जिम्मेवार है उससे ज़्यादा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जो चला रहा है। जब इनाम सेनापति को मिलता है तो सजा भी सेनापति को ही मिलनी चाहिए। इस तरीके के हॉस्पिटल, ये मोर्चरी कहिए सर, पैसे बनाने का साधन कहिए इनको। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हमारे संवाददाता ने कुछ खबर भेजी, आइए आपको दिखाते हैं। देश भर में इस समय ऑक्सीजन की जो किल्लत है, जो कमी है, वो सामने आ रही है। लगातार जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो ICU बेड नहीं है, तमाम असुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ अस्पताल के बाहर किस तरह की भीड़ लगी हुई है। लोग अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, जबकि जो ऑक्सीजन की कमी है उसके चलते यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं। आपको बता दें कि लोनी में कोई भी ICU बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। और यहाँ पर हमने जब हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सचिन शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो डॉक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि लोनी में कोई भी ICU बेड नहीं है। जो आम लोग हैं उनको समय से पहले अपनी कोरोना जांच करानी चाहिए, ताकि उन्हें समय से इलाज मिल सके और लोगों की जान जाने से बच सके। तो लगातार कोरोना वायरस के जो दूसरी लहर के संक्रमण से उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने आपात तैयारी के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। इसी क्रम में बोकारो के स्टील प्लांट से पहली खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है। 3 टैंकर्स में 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन अब तक पहुंची है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। बीजेपी पार्टी से KC जैन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ संतोष दुबे जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी हैं गाजियाबाद से और इरफान अब्बासी लखनऊ से। सबसे पहले KC जैन साहब, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से अभी तक आम आदमी परेशान था ऑक्सीजन को लेकर, स्वास्थ्य अधिकारी उसका फ़ोन नहीं उठाते थे, जो भी सुविधाएं बताई जाती थी ज़मीन पे मिल रही लेकिन नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर आज आई है, कौशल किशोर जो आप ही की पार्टी के सांसद हैं, अब उनकी भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जो बड़ी खबर कौशल किशोर जो आप ही की पार्टी के सांसद, देखिए ये कह देना कि सुनवाई नहीं है पार्टी में या सरकार में भारत देश के, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की सुनवाई। हाँ, ये जरूर है कि कौशल किशोर जी ने एक प्रश्न उठाया है कि लोगों को ऑक्सीजन समय पे और उचित मात्रा में उपलब्ध हो। देखिए जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो WHO की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है, अगर उसका पालन सख्ती से हम लोग नहीं करेंगे तो ये स्थिति और अधिक भयावह होगी। इससे सबसे मुख्य चीज़ है बचाव के बाद में भी जो लोग चपेट में आ जा रहे हैं, फिर वहाँ पे इलाज की आवश्यकता है और उसमें भी हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है। उसमें से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, जो लोग पेशेंट भी बन रहे हैं, जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। और बोकारो से जो ट्रेन आनी थी वो आ चुकी है। लगभग 7,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में की गई है।
इसके पहले 20,000 लीटर का जो प्लांट है वो SGPGI में शुरू हो चुका है और साथ ही साथ जो बेड है उनकी भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। L1, L2, L3 जो बेड है बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन ये बातें सरकार लगातार कह रही है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, DM हैं, CMO हैं, ये बात ही नहीं करते, फोन काट देते हैं, और जबकि ऐसे वक्त में लोगों को सांत्वना दी जाती है, उनकी उम्मीद बांधी जाती है। अगर बात करें कौशल किशोर जी की, अब तो उन्होंने धमकी दे दी, धरने पर बैठ जाएंगे अगर सुनवाई ना हुई। ये देखिए, जितने पेशेंट्स हैं लखनऊ में ही या उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से पेशेंट की संख्या लगभग 2.5 लाख एक्टिव केसेस पहुंच गए, ऐसे में जो है हर एक व्यक्ति का फोन उठा पाना ना तो अधिकारियों के द्वारा संभव है, ना जो राजनेताओं के द्वारा संभव है। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा कॉल भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, फिर आप फोन नंबर जारी करते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, अगर उन हेल्पलाइन नंबर का फायदा ना पहुंचे आम आदमी तक, तो उस नंबर को जारी करने की आवश्यकता ही फिर क्या है? तुरंत नहीं उठ सकता है, क्योंकि हो सकता है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे अधिकारी बिजी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठ रहा है। नहीं, अधिकारी अरे हमने भी मिलाने की कोशिश की, हमने भी कल 4 बार फोन मिलाया CMO को, लेकिन CMO साहब सवाल उठकर लगातार फोन काट रहे थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने GPS सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। सारे की सारे जितने भी इस तरीके के प्लांट है, स्टील प्लांट है और भी जो प्राइवेट प्लांट हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, वहां पर भी फैक्ट्रियों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके केवल और केवल मेडिकल सप्लाई की जा रही है ऑक्सीजन की। तो लगातार ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, चूंकि फैक्ट्रियों की सप्लाई बंद कर दी गई है, इस तरीके से उसकी आपूर्ति की जा रही है। बाकी बाहर से भी ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को मंगा करके उसकी आपूर्ति हो रही है। जो प्लांट बंद थे या जो प्लांट इस कगार पे थे कि उनको तुरंत तत्काल शुरू किया जा सके, उन प्लांटों को तत्काल शुरू भी किया गया है और उनमें जो नियम कानून थे उनमें ढिलाई भी दी गई है और ढिलाई देकर के जो प्लांट एकदम कगार पे थे तो उनको शुरू किया जाए, उन प्लांटों को शुरू कर दिया गया और उससे ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार मेडिकल विभाग को हो रही है। लेकिन जमीन में नजर नहीं आ रही ना। सरकार तो ये भी बोल रही कि जो आइसोलेट हैं उनको भी हम ऑक्सीजन देंगे, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है वो अपना कार्ड, आधार कार्ड और रेफरल लेटर देकर ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहां इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग बेहाल हैं, लेकिन उनको राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और बात सिर्फ कौशल किशोर की ही नहीं है, एक और आपकी पार्टी के जो विधायक थे और जैसे रमेश दिवाकर जी, आज उनका निधन हो गया कोरोना की वजह से। उनके परिजनों का कहना है कि वो लगातार फोन मिलाते रहे और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फोन उठाना तो दूर बल्कि बदतमीजी की गई है। देखिए, अगर कहीं पे भी इस तरीके की लापरवाही अधिकारियों के द्वारा पाई जाएगी तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, अधिकारियों के ऊपर जिस प्रकार से लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, काम का बहुत अधिक बोझ है। ऐसे में वो काम के लिए भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ फोन पे वार्ता करके लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर रहे हैं। सर, हम समझते हैं जी, हम समझते हैं प्रेशर बढ़ रहा है लगातार, जिस तरह का माहौल है, लेकिन यही तो ये वक्त है कि आप स्थिति को समझें और लोगों को किस तरह से उससे उबारा जाए इसकी कोशिश करें। हमारे साथ संतोष दुबे भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। संतोष जी, स्वागत है आपका। संतोष जी, जिस तरह से ये महामारी बनी हुई है, अब तो वक्त ये आ गया कि हाईकोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर वो कर क्या रही है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से महामारी आई है और ये महामारी पहले से ही थी, लोगों ने अपने को अवेयरनेस नहीं किया, लेकिन अब जो स्थितियां बनी है, जैसे अभी कल आज 4-5 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है और ऑक्सीजन लगातार मंगाने की बात हो रही। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को फोन किया, इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ अभी कल उन्होंने वर्चुअल बैठक भी की और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और उन्होंने उस बैठक को लाइव भी किया कि जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोगों की बातें चल रही हैं और हम ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमारा कहीं बीजेपी शासित राज्य है वहाँ रोक लिया जा रहा है, कहीं पंजाब में रोक लिया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एयरलिफ्ट कराइए ऑक्सीजन दिल्ली को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, या दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से संकट है, पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन का जो कोटा था उसको तो बढ़ा दिया गया है ना। जो आपको अब तक शिकायत थी केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार ने आपको उस कोटे को बढ़ाया है। मैंने देखिए नहीं कहा कि केंद्र सरकार मदद नहीं, केंद्र सरकार मदद कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार मदद की स्थिति में तब खड़ी हुई है जब देश में हाहाकार मच गया।
अभी तक तो ये बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। इनको पता है कि कोरोना पूरी तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन बंगाल चुनाव इनके लिए अनिवार्य था। बंगाल में चुनाव करा रहे थे। आज भी बंगाल में जब इनको लगा कि अब देश में इनके ऊपर उंगली उठने लगी है, तब इन्होंने बंगाल के चुनाव की अपनी रैलियां कैंसिल की, और रैली कैंसिल करने के बाद तब मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू किया इन्होंने। तो ये काम इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? इनको पता था कि इस तरीके की आपदा कभी भी आ सकती है देश में, और सारे लोग इसके लिए तैयार थे। लेकिन केंद्र सरकार को इस चीज के लिए परमानेंट तैयार रहना चाहिए था। इंफ्रा नहीं बढ़ाया इन्होंने। अभी 1 साल पहले की घटना कोरोना आया, सारे देश में हाहाकार मची थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था, बेडों को बढ़ाना, अस्पतालों को बढ़ाना चाहिए था, ऑक्सीजन के प्लांट बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो कभी भी पड़ सकती थी। हम जैन साहब के पास आएंगे, आपका सवाल जरूर पूछेंगे। जैन साहब, इनका कहना है कि जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था, क्या पहले से ही रैलियां जो बंगाल में चुनाव है उसमें बंद नहीं की जा सकती थी? देखिए, सारी बातें चुनाव पे आ जाती हैं, तो चुनाव तो जो हुआ या जो हो रहा है चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो प्रचारक थे उन्होंने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा कि छोटी छोटी मीटिंगें हों, और ये भी एक गाइडलाइन भी जारी की गई कि 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ना हो, और अब तो घटा करके उसको 50 लोगों पे भी कर दिया गया। फिर हमने डिजिटल माध्यम से और वर्चुअल रैलियों का भी आयोजन किया। दूसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, और संक्रमित होने के बाद वो तमाम सारी रैलियां करते हैं, उसके आसपास के कितने लोग संक्रमित हुए होंगे, और दीदी वहां पर ममता जी किस तरीके से रैलियां करती हैं। तो चुनाव तो हर एक पार्टी ने लड़ा, चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी अकेले तो लड़ नहीं रही है। और वहां पे सत्ता में कौन है? सत्ता में ममता जी थी, तो उनको तो बहुत पहले मना कर देना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो जब सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव आयोग चुनाव का आयोजन कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है और सारी पार्टियों की है। दूसरी बात यह है कि देखिए कि सबसे ज्यादा केसेस वहां से आए महाराष्ट्र से, जहां पे चुनाव नहीं है। तो देखिए, सबसे मुख्य चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन चीजों का अगर पालन करते हुए हम कोई भी काम करते हैं तो इस तरीके की बीमारी के फैलाव से बच सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए कहा कि जहां तक हो सके प्रदेश सरकारें लॉकडाउन न लगाएं, और जो लॉकडाउन का विकल्प एक आखिरी विकल्प के रूप में रखें। उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सैटरडे संडे को लॉकडाउन किया है, इसलिए किया है जिससे कि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन फुल लॉकडाउन ऐसा नहीं कि हफ्ते के 7 दिन लॉकडाउन कर दिया गया, क्योंकि जो व्यक्तियों की जीविका है वो भी चलती रहे। जो मजदूर है, पगडंडी पे काम करने वाला मजदूर है, और जो खुंचे वाला है, जो सब्जी बेचने वाला है, उनके सबके रोजगार भी चलते रहे और उनका पेट पालन भी होता रहे। साथ ही साथ आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ऑक्सीजन की कमी की अभी आप बात कर रहे थे, जीपीएस सिस्टम लगाने वाला पहला प्रदेश है जो सिलेंडरों में, फैक्ट्रियों में, ट्रकों में जहां से ये गैस सिलेंडर जा रहे हैं ऑक्सीजन के, उन पे सब पे जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कि कोई कालाबाजारी ना हो सके। और आपके माध्यम से मैं प्रदेशवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सिलेंडर रखते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन एक सिलेंडर करके अगर 10,000 लोगों ने 10,000 सिलेंडर रख लिए, बाकी 10,000 लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई। क्योंकि ऑक्सीजन की जो उत्पादन है वो लगातार हो रहा है, तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो दूसरे के हिस्से की ऑक्सीजन है, अगर आप अपने पास सिर्फ एक सिलेंडर रखेंगे, आप तो कह रहे हैं हमने एक सिलेंडर रखा है आपातकाल के लिए, लेकिन जो लोग आपातकाल में वर्तमान में पहले से हैं, वो इस समस्या से आपके वजह से जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर 10,000 लोगों ने एक सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा तो बाकी 10,000 लोगों के लिए समस्या पैदा हो गई। कहीं ना कहीं ये जो जमाखोरी टाइप की है, ये जो लोग आपातकाल के लिए बिल्कुल जमाखोरी जो है उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। हम वापस आएंगे केसी जैन साहब, हमारे साथ जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हैं, इरफान अब्बासी लखनऊ से, इनसे भी जमीनी हालात क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है।
इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज कोरोना से मचे हाहाकार की। अब तो जो सत्ता में बैठे बड़े नेता हैं, जो एमपी हैं, विधायक हैं, अब उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है। हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता लखनऊ से जो इरफान अब्बासी जुड़े हुए हैं। इरफान से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान, ताज़ा हालात जो लखनऊ के इस वक्त क्या हैं? कौशल किशोर जो वहाँ के सांसद हैं मोहनलालगंज के, उन्होंने सीधे तौर पे धमकी दी है सरकार को, धरना देंगे। क्या इस वक्त हालात में सुधार आया या अभी भी वैसे ही हालात बने हुए हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही? जी, हम आपको बता दें कि मोहनलालगंज से कौशल किशोर सांसद दूसरी बार हैं और उनके पास अनेकों फोन जा रहे हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को इंजेक्शन चाहिए, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, उसके बावजूद इनको फोन करने के बाद ये भी काफी परेशान है कि लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और फिर अगले इलेक्शन में इन्होंने कुछ जनता के बीच में जाना है। आपको बता दें कि आज पुलिस ने कृष्णनगर में कालाबाजारी पकड़ी है, उसके बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। सांसद के पास लाखों लोगों ने फोन किया होगा, लेकिन ये आज की तारीख में इतना परेशान वो खुद हैं कि किसी एक को एक सिलेंडर की व्यवस्था वो खुद नहीं करके पा रहे। आप समझ सकते हैं कि मोहनलालगंज जो लोकसभा है, वहां पर एक सांसद एक मतलब होना बहुत बड़ी बात है, और जो 2 बार जनप्रतिनिधियों से चुन के आया हो, वो एक सिलेंडर के लिए मोहताज है। सफी, जिस तरह से देखा जा रहा है, सरकार लगातार ये बात भी कह रही है कि जो होम आइसोलेट हैं उनको भी हम ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी भी जुड़े। जयवीर, इस वक्त गाजियाबाद के हालात क्या हैं? वहां भी बड़ी किल्लत है ऑक्सीजन की। गाजियाबाद की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली एनसीआर तमाम जगह पर इस समय ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लोग ऑक्सीजन के लिए लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि अब मैं आपको बता दूं कि जो गाजियाबाद या दिल्ली जो एनसीआर का क्षेत्र है, वहां पर जो लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर नहीं है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग मर रहे हैं, मरीज बिगर ऑक्सीजन के, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनके लगातार चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर क्षेत्रीय मीडिया कर्मी हो, हमारे पास भी लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। जब हम जिलाधिकारी से इस विषय पर बात करने के लिए फोन करते हैं तो जिलाधिकारी फोन नहीं उठाते, सीएमओ फोन नहीं उठाते, कोई भी संबंधित अधिकारी, बेल जाती है लेकिन फोन नहीं उठते। उसके अलावा जो नंबर एक लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है कि इन नंबरों पर आप आपातकालीन सेवाएं ले सकते हैं, जैसे कोविड के लिए, अच्छा ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वो सभी नंबर नहीं लगते, और लगते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी बताई जाती है, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। कल लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी दौरा करके एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लौनी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हम आज उन अस्पतालों में गए जहां पर उन्होंने बताया था, उन अस्पताल के संचालकों ने
हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार चाहे मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर तक के जगह से वो सिलेंडर मंगा रहे हैं। हालांकि इस बीच कालाबाजारी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। जो ऑक्सीजन गैस है वो महंगे दामों पर बिक रही है, एक सिलेंडर 15 से 20,000 रुपए तक में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह अब जो कालाबाजारी की बात आ रही है, चाहे जो ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसकी जो समस्याएं हैं वो उससे आम जनता जूझ रही है। दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, बीमार है, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगी है, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है, आइसोलेशन नहीं है। और उसके अलावा जो ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन नहीं है। तमाम मरीजों को अब बाहर भेजा जा रहा है। उनके जो तीमारदार, जो उनके रिश्तेदार है, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने मरीज को ले जा सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति दिल्ली एनसीआर में है। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में यही हालात है। तमाम जितने अस्पतालों की जो लिस्ट दी गई थी, उन अस्पतालों में ना तो बेड है और ना ही ऑक्सीजन है। हालांकि शासन की बात करें, जो प्रशासनिक अधिकारी है, कहीं ना कहीं लिस्ट जारी कर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। औपचारिकता उसको कहा जा सकता है, ज्यादातर नंबरों पर बात नहीं होती और जिस नंबरों पर बिल्कुल नंबरों में बात नहीं होती। दिक्कत इसी बात की, जो तो हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिए जाते हैं, उन पर बात नहीं होती। हम केसी जैन साहब के पास आएंगे। केसी जैन साहब, फिर से वही बात आ रही है कि जो लोग फोन मिला रहे हैं हेल्पलाइन नंबर पर, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। देखिए, हमने आपसे पहले ही बताया कि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पर डे बहुत सारे पेशेंट्स निकल रहे हैं, ऐसे में अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं पे किसी दूसरे काम, जो चाहे ऑक्सीजन को पहुंचाना हो या और चीजें हो या अन्य अधिकारियों से बातचीत हो, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि किसी समय फोन नहीं उठ रहा हो। लेकिन अगर जो लापरवाही, जो अधिकारी इस तरीके की लापरवाही ऐसे नाजुक समय में कर रहे हैं, बिल्कुल निहायत गलत कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चाहे दिल्ली की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि कड़ा एक्शन हो और तत्काल ऐसे अधिकारी, अगर आप लोगों की शिकायत इस तरीके से है और आप लोग जो है जीरो ग्राउंड पे जा करके इतने रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं समस्या भी है। तो अगर इस तरीके के अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार कड़ा एक्शन ले रहे हैं, अभी आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उनके खिलाफ रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार का कड़ा एक्शन जहां जहां पे जो भी सरकारें हैं उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की भी रिपोर्टिंग करके, और चाहे टीवी चैनलों के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही हो या उनके जो बड़े अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत वो अधिकारी काम कर रहे हैं, जिनके अधीनस्थ वो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। और सरकारों को सीधे, सरकारें में जो बैठे मंत्री हैं और जो इस तरीके के अधिकारी हैं, उनको अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नजर रख करके उन पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पूरा देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में जो संसाधन है, जो चीजें हैं, उनका पूरा की पूरा इस्तेमाल, पूरा की पूरा उपयोग जनता के लिए सरकार के द्वारा खोल दिया गया है। आप देखिए, जो इंडस्ट्रियल में सप्लाई हो रही थी ऑक्सीजन की, उसको पूर्ण रूप से बंद करके सारी की सारी ऑक्सीजन की सप्लाई केवल मेडिकल विभागों में हो रही है। मैं आपको बताऊं, हमीरपुर का एक रिमझिम इस्पात फैक्ट्री, उन्होंने तो उनके वहां 1000 लीटर 1000 सिलेंडर पर डे का उत्पादन उनके वहां पर था। वो पूरी इंडस्ट्री बंद करके और फ्री, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हमको जानकारी हुई है कि निःशुल्क रूप से वो उसका वितरण कर रहे हैं, सब जगहों पे भेज रहे हैं जहां जहां पे जानकारी मिल रही है। एक तरफ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो अभी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके पास अनुभव भी है। अगर वो इस तरह की लापरवाही करेंगे तब फिर क्या होगा? तो ऐसे में सख्त एक्शन जहां जहां पे सरकारें उनको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से कड़ी नजर बनाए हुए अधिकारियों से लेकर के कालाबाजारी करने वालों तक पे और लगातार काम कर रहे हैं। वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद भी लगातार काम कर रहे थे और ईश्वर की कृपा से अब वो जो है स्वस्थ हो गए हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इस तरीके से काम करने की आवश्यकता है। बहुत नाजुक दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को राहत मिले। हम संतोष दुबे आपके पास आएंगे। दिल्ली के हालात बेहद डरावने हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन आपके जो सांसद हैं, आप आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह, वो उत्तर प्रदेश पे सवाल उठा रहे हैं, यूपी पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे निशाना साध रहे हैं सरकार पर कि वहां हालात खराब हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा निशाना उत्तर प्रदेश नहीं है, ना ही दिल्ली। दिल्ली में हमारे सारे नेता
जितने भी विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो एक एक अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी मरीज उनको किसी न किसी तरीके जैसे भी लाभ पहुंचा सकते हो वो लगे हुए हैं और लगातार घर से बाहर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा है, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है, आप फोन मिलाइए फोन नहीं उठता है। अभी केसी जैन जी बहुत सफाई से कह रहे थे कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई कब करोगे जब आपके स्वयं के विधायक जो है फोन करते करते और आज उनकी डेथ हो गई। ये स्थितियां नहीं, सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कोरोना की घटनाएं यहाँ बढ़ रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां आयोजन कर रहे थे। लगातार जो है सुबह जाते थे बंगाल और रात में रैली करके वापस। खराब है इसलिए वो बोल रहे हैं, हालात तो समूचे देश के खराब हैं। इनको तो संतोष जी, उत्तर प्रदेश की उनको चिंता ही नहीं। संतोष जी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश पे सवाल उठाते हैं वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को, जबकि उनके खुद के प्रदेश के हाल बेहद नाजुक हैं, बेहद खराब हैं। समूचे देश के हाल खराब है। क्या ये कारण है कि अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश की चिंता सताने लगी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की चिंता हम चुनाव से नहीं जोड़ते। हमारा सिर्फ मकसद है कि उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। और यहाँ के सरकारी अस्पताल कैसे हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, ये पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से यहाँ सरकार चल रही है। तो सवाल तो उठेगा ही, और सवाल अगर उठ रहा है तो इनके मुख्यमंत्री को ये सुविधाएं दुरुस्त करनी चाहिए। लेकिन इनके मुख्यमंत्री आइसोलेट हो गए, वो खुद ही जो है लगातार रैलियां करते रहे। इनका जो है कभी भी आपने देखा होगा, इनकी बीजेपी की बैठक हुई, वहाँ सुनील बंसल जी कोरोना पॉजिटिव थे, उनके साथ बैठ के इन लोगों ने बैठक की, तो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया? ये अपनी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्यों नहीं करते हैं? ये 2 गज की दूरी का जो नारा इन्होंने दिया, उस नारे पे स्वयं अमल नहीं करते हैं। बिहार के आप देखिए बंगाल की स्थिति क्या है, लगातार रैलियां हो रही है, लगातार जो है वहाँ पे जो है इन लोगों का दौरा हो रहा है, और लगातार बिना मास्क के मुख्यमंत्री हो, इनके गृह मंत्री हैं, इनके जो है प्रधानमंत्री हैं, बिना मास्क के बात करते हैं। और कल वर्चुअल मीटिंग में मास्क लगा के बैठे हुए थे। तो ये किस चीज का पालन करा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? इनका तो सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से केंद्र प्रकेड़ सिर्फ चुनाव और चुनाव कैसे जीता जाए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब आपका भी शुक्रिया, संतोष जी आपका भी शुक्रिया, हमारे संवाददाता आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हालात बेहद खराब हैं, बेहद नाजुक हैं। अब तक आम आदमी परेशान था, अब तो जिनकी सत्ता है, जो सत्ता के शीर्ष आसन पर बैठे हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। तो फिलहाल हम आपसे यही अपील करेंगे, आप भीड़ भाड़ से दूर रहें और जो गाइडलाइंस है कोरोना की उसका पालन करें। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मास्क यूज करेंगे आप, सैनिटाइजर हमेशा यूज करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। नहीं डर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि लगवाए, सेफ हो गए। के न्यूज़ पर आपका स्वागत है, मैं हूं प्रियंका। आज हम खड़े हुए हैं कानपुर के UHM जिला पुरुष चिकित्सालय में, जहां पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आज हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि कोरोना काल की इस महामारी के बीच जहां एक तरफ से त्राहिमाम की खबरें आ रही हैं, दुख की खबरें आ रही हैं, निराशाजनक खबरें आ रही हैं, ऐसे में हम एक अच्छी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो नर्सें वैक्सीनेशन कर रही हैं वो संविदा पर काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी तन्मयता के साथ वो काम कर रही हैं। मरीजों में अपनी मुस्कुराहट के साथ एक उम्मीद भर रही हैं, साथ ही साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों को डील करती हैं, उन्हें बताती हैं कि आगे उन्हें क्या कुछ करना है, किस तरह अपनी उम्मीद बनाए रखनी है। तो आपको आइए अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये नर्सें अपना काम कर रही हैं और किस तरह से एक छोटी सी मुस्कुराहट एक बड़े से वातावरण में खुशी का माहौल भी बिगड़ सकती है। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डर।
औकात पार नहीं होती। आइए आपको ले चलते हैं।